हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज को। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत सारे आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपको याद कराने में लगे होंगे और आप भी रट्टू तोते की तरह उनको रटने में भी लगे होंगे, क्योंकि है ही वो इतने ज्यादा, उनको याद ही कैसे रखा जाए। तो आप रटने में भली भांति लगे होंगे उन फॉर्मूलाज को रटने में, ठीक है। बट मैं जो है आज के लेक्चर में आपको वो फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटवाऊंगे। हम पहले उनको समझेंगे, उनको निकालते कैसे हैं ये भी समझेंगे और निकालने के बाद मैं उनको इस तरीके से याद कराऊंगी और इस तरीके से समझाऊंगी कि समझाने समझाने में ही ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाएंगे, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम वो फॉर्मूले किस तरीके से निकाले जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फॉर्मूले को पूरा विजुअलाइज करेंगे कि फॉर्मूला कैसे बन के निकल के आया है, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला कैसे निकलता है ये भी बताएंगे कि उन फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले कैसे इजाद होते हैं, कौन सी वैल्यूज बदली जाती हैं, जो फॉर्मूला है वो ग्राफिकली क्या इंडिकेशन करता है ये भी आपको बताया जाएगा। तो पूरे लेक्चर में रटने का काम बिल्कुल नहीं कराएंगे, बी फोकस्ड होकर समझेंगे और समझ के उन चीजों को याद करेंगे और इस तरीके से याद करेंगे कि लाइफ लॉन्ग आप भूल नहीं पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के लेक्चर में मैं आपको, आपने बहुत बार ये देखा होगा कि किस एक जो प्रॉब्लम जो होती है ना वो आज तक आप देखते हैं कि उस प्रॉब्लम का चाहे भले ही किसी भी फॉर्मूले से आप वैल्यू निकालो पर वैल्यू तो वो एक ही आती है और वही उसका आंसर होता है। पर यहां पर आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें दो अलग अलग सही फॉर्मूले यूज करने के बावजूद भी दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, बट दोनों तो सही नहीं हो सकती, वैल्यू तो कोई एक ही सही होगी। कौन सी वैल्यू सही होगी और क्यों सही होगी और सही वैल्यू का कैसे आप पता लगाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए आज के लेक्चर को और करते हैं शुरुआत सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है उससे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो आपका है कोस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ये फॉर्मूला आप अपनी बुक में भी देख रहे होंगे, आपके टीचर भी अच्छे से करा रहे होंगे और रट भी लिया होगा आपने, कुछ हद तक आपने काम कर भी लिया होगा। बट सबसे पहले तो बात करेंगे ये आया कहां से, कैसे निकाला गया, ठीक है। पिछले मेरे लेक्चर्स को देखकर आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ज्यादातर काम आपका कहां पर हो रहा है, यूनिट सर्कल के ऊपर। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो आप जाइए वहां पर, पहले उस सारे लेक्चर्स को आप देखिए, जो भी 2 या 3 लेक्चर हैं उन सारे लेक्चर्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वालों को देखिए और देख के उनको समझिए कि वहां पर यूनिट सर्कल के ऊपर क्या क्या वैल्यूज कैसे निकाली हुई हैं। तो आपको एक चीज तो कंफर्म है कि जो भी काम हो रहा है वो ज्यादातर यूनिट सर्कल के ऊपर ही हो रहा है। तो हम इस फॉर्मूले के लिए भी हम यूनिट सर्कल के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यूनिट सर्कल बनाएंगे, तो चलते हैं हमारे यूनिट सर्कल के ऊपर। यूनिट सर्कल जो होता है वो आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर होता है। एक्स वाई प्लेन बना दिया हमने, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ये आपका यूनिट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1, ये आपका 1 और ये आपका -1 और ये आपका एक्स एक्सिस में -1, ठीक है। हम इनको मिला के पूरा यूनिट सर्कल बना देंगे, ये आपका यूनिट सर्कल बन गया, ठीक है। ये हमारा यूनिट सर्कल बन गया है। इस यूनिट सर्कल के ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, उससे पहले ये काम करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगी और ये सवाल आपके दिमाग में शायद आ भी रहा होगा। हम ज्यादातर जो काम है वो यूनिट सर्कल के ऊपर ही कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। आपकी बुक्स के अंदर भी ज्यादातर जो काम है वो यूनिट सर्कल लेके ही उसी के ऊपर करवाया हुआ है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा अगर यूनिट सर्कल से बाहर हम चले जाएं, यूनिट सर्कल के अलावा कोई और सर्कल लें जिसका रेडियस जो है वो यूनिट ना हो के कोई और आए और हो, तो क्या वहां पे वैल्यूज नहीं मिलेंगी क्या हमें, या मिलेंगी? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर हम किसी और सर्कल के ऊपर चले जाएं तो ये फॉर्मूले हैं जो कोस और साइन की वैल्यूज हैं क्या वो हमें नहीं मिलेंगी?
मिलेंगी। आंसर आपका है कि मिलेंगी। वो क्यों मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? जब आप एक यूनिट सर्कल के ऊपर ट्रैवल करते हो और कोई भी जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका किस तरीके में लिखा जाता है, एक एक्स का कोऑर्डिनेट और एक आपका वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका क्या होता है, कोस के रूप में लिखा जाता है, कोस थीटा, और जो वाई का जो होता है वो आपका बताता है साइन ऑफ थीटा। ये तो आपने कंफर्मली पढ़ लिया है, ठीक है। अब जब इसका रेडियस अगर डिफरेंट हो गया यूनिट के अलावा, तो जो x का कोऑर्डिनेट है वो r cos थीटा की तरह काम करता है और y का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका r sin थीटा की तरह काम करता है। यहां पर बिकॉज ऑफ आप 11th क्लास के बच्चे हैं, इसलिए आपको r को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और बहुत ज्यादा हार्ड ना लगे ये टॉपिक, इसलिए उस r को यूनिट सर्कल में कन्वर्ट करके आपको इजीएस्ट चीजें प्रोवाइड करी हुई हैं। अदरवाइज अगर यूनिट सर्कल से बाहर कोई और सर्कल लेंगे तो भी वो वैल्यूज मिलेंगी, ये फॉर्मूले भी इजात होंगे, वहां से भी होंगे। तो ये नहीं सोचना कि यूनिट सर्कल अगर नहीं लिया तो ये फॉर्मूले नहीं निकल के आएंगे, ठीक है बच्चों। पर हमें हमारा काम यूनिट सर्कल के ऊपर, हम यूनिट पे ही काम करेंगे। पर मैंने आपके क्वेश्चन को जवाब दे दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा काम नहीं है, हम यूनिट सर्कल के ऊपर काम करेंगे। तो अब यूनिट सर्कल के ऊपर हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट है P, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बिकॉज ऑफ ये यूनिट सर्कल है, ये आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, और ये जो पॉइंट है ये यूनिट सर्कल है, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 डिस्टेंस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 0। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां से लेकर चलिए और आप लगभग ए एंगल मैंने बना दिया और आप इसको यहां पहुंचा दिया। ए एंगल जो है आपने इस पॉइंट को रोटेट करा दिया इस यूनिट सर्कल के ऊपर और ये पहुंच गया यहां पर। यहां जो है ये जो है ओरिजिन के साथ, ये स्ट्रेट नहीं बना, ये जो है ये ओरिजिन के साथ ये क्या एंगल बनाएगा, ये एंगल ले रहा है ए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने कह दिया ये ए एंगल ले रहा है, कोई भी एंगल हो सकता है, ए एंगल है आपका, ठीक है। पहुंच गया ये इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को मैंने कह दिया Q, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया कि P पॉइंट जो है वो रोटेट करके Q पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। अब आप खुद बताइए कि जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बिकॉज ऑफ ये A एंगल रोटेट हुआ है तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा cos ऑफ A, और जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा साइन ऑफ A। ये बातें आपको अच्छे से पता है कि इसके पॉइंट के ऊपर जो इसकी लोकेशन है वो कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में बताई जाती है, और जो कोऑर्डिनेट है वो कोस और साइन की फॉर्म में आते हैं, और जितना एंगल वो यहाँ से ओरिजिन जो ये ओरिजिन से जो लेता है जो यहाँ से, तो ये जो है ये एंगल इसके साथ में आता है। ये बातें आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब जो है इसमें जो है मैंने कुछ एंगल और ऐड कर दिया, मैं इसको यहां से पकड़ा और बी एंगल और रोटेट करवा दिया और बी एंगल के ऊपर आके ये यहाँ पे आ गया। मान लीजिए ये जो है ये P Q और ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये R पॉइंट है, ये इस पॉइंट को मैंने बी एंगल और रोटेट करवा दिया। ये जो एंगल है यहां से लेके और यहां तक ये बी एंगल और रोटेट करवा दिया, ये बी एंगल है, ठीक है। बी एंगल रोटेट करवा दिया, ये यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहां से जो है टोटल एंगल कितना हो गया, ये पूरा आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये ए प्लस बी एंगल हो गया है। ए प्लस बी एंगल होते ही ये जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है वो आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोस ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहां से जो है एंगल जो है ए प्लस बी फॉर्मूले, क्योंकि मुझे फॉर्मूले के लिए ए प्लस बी एंगल चाहिए, इसलिए मैं ये काम कर रही हूं, क्योंकि मुझे ये ए प्लस बी एंगल चाहिए। और ये एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, छोटा लेते तो ट्रायंगल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने 90 से थोड़ा बड़ा एंगल लिया है। ए जो है जो ट्रायंगल्स आगे बनाऊंगी मैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने ये जो एंगल है वो थोड़ा सा बड़ा लिया ताकि वो ट्रायंगल्स आपको अच्छे से दिखाई दें। आप अपने हिसाब से कोई भी एंगल ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो है ये आपके आ गए, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूं, अब इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की बजाय मैंने क्लॉकवाइज बी एंगल के ऊपर रोटेट करवा दिया। किसको? P पॉइंट को बी एंगल के ऊपर रोटेट करवाया। मान लेते हैं कि ये यहां पे आ गया,
पी पॉइंट को बी एंगल के ऊपर रोटेट करवाया और ये पहुंच गया यहां पर पी क्यू आर, और इसको नाम दे देते हैं एस पॉइंट। ठीक है, पॉइंट का नाम तो है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, ये आपने एस पॉइंट नाम दे दिया, और ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमा दिया है, और एंटी क्लॉकवाइज कितना आएगा, ये माइनस बी एंगल। आपको अच्छे से पता है कि जब बी एंगल रोटेट कराया है लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, इसलिए उसके साथ क्या आ गया, माइनस बी एंगल कहलाएगा। ये अच्छे से आपको पता है, नेगेटिव एंगल के फॉर्म में आएगा ये। तो ये जो है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो अब क्या हो जाएंगे, कोस ऑफ माइनस बी और साइन ऑफ माइनस बी। जो x का कोऑर्डिनेट है वो कोस ऑफ माइनस बी हो जाएगा, और y का जो कोऑर्डिनेट है वो साइन ऑफ माइनस बी हो जाएगा। मुझे ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे इसीलिए मैंने ये लिए हैं। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अभी दिखाती हूँ कौन से ट्रायंगल। हाँ तो बच्चों, ये जो पॉइंट्स जो हैं और इनके जो कोऑर्डिनेट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो लाइनें हैं वो थोड़ी सी इधर उधर कर दी हैं। पहले मैंने लाइन यहाँ कर रखी थी, अब मैंने यहाँ कर दी, क्योंकि यहाँ पर करने के बाद मैं इसको और इसको मिला के ट्रायंगल बनाती तो वो ट्रायंगल ढंग से दिखाई नहीं देती आपको, इसलिए मैंने ये लाइन जो है वो थोड़ा सा मैंने इधर ले लिया, और ये जो है ये एंगल को थोड़ा बढ़ा के इस लाइन को यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, और ये भी नहीं सोचना कि मैडम ने क्यों मिटा दी है। मिटाने का सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो मैं ट्रायंगल्स बनाऊंगी वो ट्रायंगल्स आपको क्लियरली दिखाई देनी चाहिए, और वो ट्रायंगल्स जो है अभी जो मैं बनाऊंगी तो आप देखेंगे, अगर वो यहाँ होती तो वो ढंग से दिखाई नहीं देती, इसलिए मैंने उसे मिटा के और इधर लिख दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। अब यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल्स के ऊपर बात करूंगी। अब देखो, ये कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी है। अब आप जो है क्या करोगे, जब बच्चा इसको देखता है ना ग्राफ को, तो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, कौन सी को किससे मिलाना है, कौन सी ट्रायंगल बनानी है, क्योंकि इतनी सारी लाइनें हो गई हैं, कौन सी ट्रायंगल बनेगी ये पता नहीं चलता। तो ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले के ऊपर जाओ, जो फॉर्मूला हम प्रूव करने वाले हैं उस फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे। फॉर एक साइड क्या है, कोस ऑफ ए प्लस बी, तो मतलब जो है एक ट्रायंगल के अंदर जो है कोऑर्डिनेट कोस ऑफ ए प्लस बी वाला ही रहना चाहिए, कोस ए और कोस बी टाइप का नहीं आना चाहिए, वो कोऑर्डिनेट नहीं आने चाहिए। और दूसरी ट्रायंगल में ये सारे कोऑर्डिनेट आने चाहिए, ये सारे कोऑर्डिनेट आने चाहिए, ए प्लस बी वाले एंगल नहीं आने चाहिए। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर देखो, इसमें जो ये वाला जो पॉइंट है जो हमने आर मान रखा है, इसको जो है मैंने कहा है आर, ये जो है आर पॉइंट कंसीडर कर रखा है। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो ए प्लस बी फॉर्मेट में है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो कोऑर्डिनेट है वो बी फॉर्मेट में है, तो इसको इससे नहीं मिलाना है। इसके कोऑर्डिनेट जो है वो ए फॉर्मेट में है, तो इसको इससे भी नहीं मिलाना है। इसके कोऑर्डिनेट जो है उनमें कोई एंगल नहीं है, तो क्या करोगे, इसको इससे मिलाओ। ये जो पॉइंट है ये पी से मिलाओ, इसको इससे मिला दिया, और आपकी जो है ये वाली ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन के आ गई। कौन सी ट्रायंगल, आर ओ पी, ये जो है ये पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट है, आर ओ पी, या आप ये कह दो पी ओ आर, ये ट्रायंगल बन गई। ठीक है, अब दूसरी तरफ राइट साइड में क्या है, बाकी सारे एंगल है, तो बाकी बचे हुए वाले वो अटैच कर दो, ये वाले हैं और एक ये वाले हैं, ये ए वाले हैं ये बी वाले हैं, ये पॉइंट एस है ये पॉइंट क्यू है, क्यू और एस पॉइंट को आपस में मिला दो। रटना नहीं है, फॉर्मूले को देखना है, फॉर्मूले से ही वो ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, बनानी किस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया है। ये ट्रायंगल्स आपकी बन गई हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल बन गई है, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये मैं थोड़ा सा इसकी जो साइड है उसको अलग से दिखा देती हूँ ताकि आपको डिफरेंट दिखे। ये जो ट्रायंगल है QOS, एक तो इसके ऊपर काम करना है। अब हमें ये जो मैं बना रही हूँ जिगजैग टाइप, ये नहीं सोचना है कि ये जो है ये साइड ही जिगजैग टाइप की है, नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। बस मैं दोनों जो ये जो ट्रायंगल है उनको बाइफ्रिकेट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, अब इन ट्रायंगल के ऊपर आप ध्यान से देखिए, जो दोनों ट्रायंगल है ट्रायंगल ROP जो है वो कंग्रुएंट ट्रायंगल है। किसके कंग्रुएंट है, QOR के, सॉरी QOS के, ट्रायंगल QOS के कंग्रुएंट है। क्यों है,
अब आप ध्यान से देखिए, ओ आर क्या है, रेडियस, ओ एस क्या है, रेडियस, ओ पी क्या है, रेडियस, ओ क्यू क्या है, रेडियस। ये सारे तो क्या है ट्रायंगल के रेडियस, वो सारे आपस में इक्वल हैं। ओ आर, ओ पी, ओ क्यू और ओ एस, ये सारे आपस में इक्वल हैं। ये साइड्स इक्वल हो गई, इसकी ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई। और जो एंगल है, एंगल पे ध्यान दो, ये जो एंगल है इसको मैंने कह दिया ये एक्स एंगल है, ठीक है, एक्स एंगल कह दिया। अब इस ट्रायंगल में देखो, जो ओ जो एंगल है, एंगल पी ओ आर, ये जो एंगल है वो कितना है, रोटेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर रोटेशन मैटर नहीं करता है। इसको कुछ बच्चे जो है ये गलती हमेशा करते हैं, इस एंगल को क्या कंसीडर करेंगे, एक्स माइनस बी। एक्स माइनस बी नहीं है ये, माइनस जो है, माइनस सिंबल तो सिर्फ और सिर्फ उसकी रोटेशन दिखा रहा है कि जो पॉइंट है उसकी रोटेशन जो है क्लॉकवाइज हुई है, तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखाता है। वैसे जो ये एंगल है, ये एंगल कितना है, बी एंगल तो ये और एक्स एंगल ये, तो ये टोटल कितना है, बी प्लस एक्स एंगल है ये टोटल। और जब आप इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो एंगल जो है वो कौन सा एंगल, क्यू ओ और एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ और एस, ये बी, बी में प्लस कितना हो रहा है, एक्स, ये भी बी प्लस एक्स एंगल है। तो दोनों ही सेम एंगल है, सेम एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल हैं। अब दो ट्रायंगल्स के बीच में आपस में जो उनकी साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई है और एंगल भी आपस में इक्वल हो गया है, तो वो क्या हो जाता है, कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। और कंग्रुएंट ट्रायंगल होती है तो जो थर्ड साइड होती है वो भी आपस में इक्वल हो जाती है। ये कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आप पढ़ के आए हैं 10th क्लास तक, ठीक है। तो ये जो साइड है इसकी डिस्टेंस भी आपस में इक्वल हो जाएगी, किसकी, क्यू एस जो है, क्यू एस इज इक्वल टू आर पी, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब आपको बहुत अच्छे से पता है जो वन डायमेंशन होता है, नहीं भी पता है तो अब आप देख लीजिए। जब आपका वन डायमेंशन का प्रॉब्लम रहता है, जब आप एक स्ट्रेट के अंदर काम करते हैं, वन डायमेंशन के अंदर एक पॉइंट है ओ पॉइंट का ए जो पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 15 है, जो भी डिस्टेंस है। और एक पॉइंट है बी का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि 7 है, 7 की डिस्टेंस है, ठीक है। ओ पॉइंट से ए की जो डिस्टेंस है यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 15 है, 15 सेंटीमीटर या 15 किलोमीटर, जो भी आप लेना चाहें। और ओ पॉइंट से जो बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर या 7 किलोमीटर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, ओ ए माइनस ओ बी, ऐसे निकालते हैं। ये काम होता है वन डायमेंशन में। और ये निकाल के आपका क्या बनता है, 15 माइनस 7, ये आपका क्या आ जाता है, यहां से लेके और यहां तक की 8 किलोमीटर या सेंटीमीटर जो भी है वो डिस्टेंस निकल के आ जाते हैं। ये होता है वन डायमेंशन में काम। बात करते हैं अब टू डायमेंशन की। जब आपका टू डायमेंशन रहता है, जब आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, इस टू डायमेंशन के अंदर जब कोई भी दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट ले लिया P और Q, ये आपने दो पॉइंट ले लिए, दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट की जो लोकेशन है वो कोऑर्डिनेट बताते हैं, ये भी आपको पता है। एक के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए XY और दूसरे के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए AB, ठीक है। और मुझे पता करना है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है। तो टू डायमेंशन में जो आपका फॉर्मूला होता है वो उस तरीके से नहीं आता कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कंसीडर कर लो, इसकी डिस्टेंस कर लो, उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो निकल के आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कैसे निकालते हैं, जब ऑर्डर्ड पेयर में जब कोऑर्डिनेट आ जाएं आपके, तब आपके टू डायमेंशन में जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्या काम करता है, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहता है, एक्स माइनस ए स्क्वायर, एक्स के कोऑर्डिनेट का आपस में सब्ट्रैक्ट करो और उसका स्क्वायर करो, प्लस y के कोऑर्डिनेट का आपस में सब्ट्रैक्ट करो और उसका स्क्वायर कर दो। ये जो निकल के आता है ये आपका डिस्टेंस निकल के आता है, किसमें, टू डायमेंशन के अंदर। आप पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छी बात है, पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये अब जो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये जो यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल हमारा क्या है, टू डायमेंशन। तो ये टू डायमेंशन है तो इसमें भी फॉर्मूला यही काम करेगा। जो हम ये दोनों साइड की बात कर रहे हैं
तो दोनों साइड के ऊपर जो है हमारे जो पॉइंट्स हैं वो किसमें है, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्मेट में है। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्मेट में है तो हम यही फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको मैं रब करती हूँ और इसको अप्लाई करते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, 2 डायमेंशन प्रॉब्लम हो गई है। 2 डायमेंशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्मेट में निकल के आया था ना हमारा, तो ये भी स्क्वायर फॉर्मेट में आपस में इक्वल होंगे। अब क्यू एस कौन सी है, क्यू और एस इनके जो कोऑर्डिनेट है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस जो है वाई कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ माइनस बी, इस कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये आ गया, ये आपका आ गया क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर। आर पी का आर ये है और पी ये है आपका, तो इसके कोऑर्डिनेट्स का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ ए प्लस बी एक्स का कोऑर्डिनेट और पी का जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर प्लस जो है साइन ऑफ ए प्लस बी वाई कोऑर्डिनेट माइनस उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है पी का 0 और इसका स्क्वायर, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें स्क्वायर खोलना आता ही है, आप पहले ही पढ़ के आए हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। अब हम इनको क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा कोस स्क्वायर a प्लस कोस, स्क्वायर करने से पहले एक चीज और देखिए, जो कोस ऑफ माइनस बी लिखा है, अब आपको एक रिजल्ट आपको अच्छे से पता है, कोस ऑफ माइनस एक्स जो है वो कोस ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। और दूसरा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको पिछले लेक्चर्स में मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे। पहले तो इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब ये जो माइनस बी है, इसका तो कोई फर्क, रोटेशन का कोस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, कोस ऑफ बी आ जाएगा एज इट इज। जब आप साइन ऑफ माइनस बी के ऊपर लगाएंगे तो माइनस बाहर चला जाएगा, ये माइनस यहां से खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस के फॉर्म में। अब आप इन स्क्वायर्स को खोल लीजिए, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 ऑफ कोस ए कोस बी, ये आपका बन गया, ये वाला स्क्वायर खुल गया। अब ये वाले स्क्वायर को खोलिए, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और प्लस 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, ये आपका खुल गया है फॉर्मूला। और विच इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज और ये भी दैट इम्प्लाइज आएगा, ये आ गया विच इज इक्वल टू। अब इनको भी खोल लीजिए, ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कोस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। साथ में इसको खोल लीजिए, ये तो 0 है तो 0 तो काम करेगा नहीं, तो इसको तो लेने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर इसके ऊपर लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। यहां पर ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम इनको देखते हैं क्या क्या वैल्यू आएगी। अब यहां पे देखिए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर एक्स प्लस ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होती है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी फॉर्म में होता है आपका, आप अच्छे से पढ़ के आए हो, 10th क्लास तक भी पढ़ के आए हो और मैंने पिछले लेक्चर्स में भी करवाया है ये, कि ये वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या आया 1 प्लस कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, ये जो जो हमारे कैलकुलेशन में आ जाएंगे उनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे, ये आ चुके हैं। अब कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये भी +1 प्लस 2 कोस ए कोस बी और ये आ गया 2 साइन ए साइन बी, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन ए साइन बी। मैं इसको पहले लिख रही हूं, उसको बाद में लिख रही हूं बिकॉज ऑफ माइनस साइन की वजह से, माइनस कोस ए
कोस बी। ये आ गया आपका, ये आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस बी और साइन स्क्वायर ए प्लस बी। वही ए प्लस बी जो है वो एक्स की तरह बिहेव करेगा, एक पर्टिकुलर एंगल है ए प्लस बी होने के बाद वो एक पर्टिकुलर एक एंगल की फॉर्म में आएगा। तो ये भी कोस स्क्वायर ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑलरेडी 1 है यहाँ पे 1 माइनस 2 कोस ए प्लस बी। ये आपका सारा जो यहां से जो है वो सोल्व होके ये यहां पर इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब जो है ये 1 प्लस 1 ये 2, 1 प्लस 1 ये 2, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, और ये जो 2 है ये भी आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी, माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, और माइनस साइन जो बाहर है वो माइनस उधर लेके चले जाइए, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। यही है फॉर्मूला, यही है ना आपका फॉर्मूला जो हमें प्रूव करना था। ये आपका इस फॉर्मूले का प्रूफ है कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को निकाला गया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हल्का सा मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। यूनिट सर्कल के ऊपर आपको पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। पॉइंट कंसीडर इस तरीके से करने हैं कि एक पॉइंट जो था वो आपका पहले ए एंगल चला, फिर आपका बी एंगल आपने और रोटेट करवाया, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे, फिर आपने बी एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया, फिर उसके बाद जो है उसके कोऑर्डिनेट लिखे, और जो आपने जो ये ट्रायंगल्स ली है, ट्रायंगल्स के ऊपर लेने के ऊपर फोकस रखना। ट्रायंगल्स वही लेनी है जो एक साइड में a प्लस बी वाला है, तो a प्लस बी वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपको 1 0 वाले कोऑर्डिनेट के साथ अटैच करके एक ट्रायंगल का फॉर्म देना है। और बाकी जो दूसरी ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल में ये वाले जो कोऑर्डिनेट है a और b फॉर्म के जो दोनों कोऑर्डिनेट है, उन जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं उन उस लाइन को आपस में ज्वाइन, उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है एक लाइन से। ठीक है, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपकी जो ट्रायंगल्स है वो बन के आ जाएंगे। ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट है, ये अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, उस ग्राफ से भी उस सर्कल से अच्छे से दिखाई दे रहा है। कन्ग्रुएंट है, कन्ग्रुएंट है तो दोनों की जो साइड है, जो थर्ड साइड है वो भी आपस में इक्वल होगी। 2 डायमेंशन में साइड्स की जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से निकाली जाती है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने निकाल दिया और उसको सोल्व करते चले गए, और हमारे पास ये जो है फॉर्मूला इजाद होके आ गया। यहां तक की बात तो सबको समझ में भी आ रही है। ठीक है, बात आती है इसके बाद वाले फॉर्मूले की। इसके बाद वाले जो फॉर्मूले हैं वो आप रटने में लग जाते हो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से दूसरे जो फॉर्मूले हैं उस इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले की हेल्प से दूसरे फॉर्मूले भी निकालेंगे और वैल्यूज भी निकालेंगे, और फिर उनको फिर से ग्राफिकली देखेंगे कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ के अंदर। ठीक है, मैं इनको रब कर देती हूं। अब आगे देखिए, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बाद यहां तक तो जो है आपने प्रूफ किया। प्रूफ जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा एक दो बार जब आप उसके ऊपर हाथ साफ करेंगे, एक दो बार उसको करके देखेंगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो वो ग्राफ मैंने बनाया था, जो सर्कल बनाया था, उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। वो अगर ध्यान में रहा तो इसको निकालना बड़ा आसान हो जाएगा आपको। और ये निकालने के बाद इस फॉर्मूले को याद किस तरीके से रखना है कि जब भी कोस ए प्लस बी आ रहा है तो उसके अंदर पहले दोनों एंगल कोस की फॉर्म में आ रहे हैं, और अगर यहाँ पर एडिशन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है, और सब्ट्रैक्शन आपके फिर साइन की फॉर्म में दोनों एंगल लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपने याद रख लिया। अब इससे जब इसका फॉर्मूला है तो कोस ऑफ ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको जो बी जो है उसको माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं। रोटेशन ही तो हमें चेंज करना है। अब यहाँ पे जब हमने a प्लस बी लिया था तब हम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे। अब मैं जब यहाँ पे माइनस बी कर दूंगी तो उसका रोटेशन चेंज हो जाएगा। रोटेशन चेंज करके देख लेते हैं। रोटेशन जैसे चेंज होगा, कोस ऑफ a प्लस माइनस बी, मैं अब b की जगह पे क्या रिप्लेस कर रही हूँ, माइनस बी को रिप्लेस करके देख रही हूँ कि ये क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ये क्या बनेगा, कोस ऑफ a कोस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ माइनस बी। रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद जो है ये क्या बनेगा, कोस ऑफ a माइनस बी, बाहर आ जाएगा माइनस।
विच इज इक्वल टू कोस ऑफ माइनस बी। रोटेशन तो उसके ऊपर काम ही नहीं करता क्योंकि कोस में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करता है रोटेशन, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा कोस ऑफ ए और कोस ऑफ बी। बट ये जो माइनस है साइन ऑफ माइनस बी, रोटेशन आते ही, रोटेशन बदलते ही उसकी वैल्यू में भी चेंज आ जाता है, साइन उसका नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी। तो अब आप यहां देखिए, यहां फॉर्मूला निकल के आ गया ना, कोस ऑफ ए प्लस बी से ही ए माइनस बी का फॉर्मूला निकल के आ गया। ए माइनस बी किया, पहली जो वैल्यू है वो कोस की फॉर्म में ली जाएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो सिंबल क्या आ गया, प्लस का आ गया, और अगली जो है वो साइन की फॉर्म में आ गई। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। पहचान निकालने का जो है वो पूरा प्रूफ मैं आपको करा चुकी हूँ कि प्रूफ कैसे होता है, कैसे निकल के आया है वो फॉर्मूला। ठीक है, रोटेशन कराया है, रोटेशन के बाद जो ट्रायंगल्स थी उनकी हेल्प से वो निकल के आया है। यहां तक का काम हो गया आपका। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास अब आ गए हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले से हम दूसरी वैल्यूज को निकाल के लेके आएंगे जिनको आप बार बार रटते हैं। पाई माइनस थीटा क्या होगा, कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, कोस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, प्लस थीटा करेंगे तो क्या होगा, उन वैल्यूज को आप रटने में लगे रहते हैं। यहां पर बिल्कुल भी नहीं रटना है, समझना है कि वैल्यू कैसे रखी जाएगी और वो वैल्यू क्या कहेगी, ग्राफ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पाई बाई 2 के ऊपर। पहले तो ग्राफ के ऊपर आ जाओ वापस। जो है आपका जो एक्स वाई जो प्लेन है वो आपका 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर आपका डिवाइड होता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ये आ गया। अब जो ये जो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, यहाँ पे पॉइंट रहता है वो 0 एंगल, 2 पाई एंगल, 4 पाई एंगल, ये वाले एंगल लेता है। अगर यहाँ पे रहेगा तो रोटेट, अगर यहाँ पर ही है तो 0 एंगल बना रहा है, एक रोटेशन कंप्लीट कराया है तो 2 पाई एंगल बना रहा है, दूसरा कंप्लीट रोटेशन कर रहा है तो 4 पाई एंगल बना रहा है। ठीक है, ये बात आपको पता है। जब पॉइंट यहाँ पे आता है तो ये क्या लेता है, पाई बाई 2 फॉर्मेट के अंदर आता है। किसकी फॉर्मेट में आता है, पाई बाई 2। बाकी अदर मैं एंगल्स लिख नहीं रही हूँ, बाकी और भी एंगल होते हैं, बट ये पाई बाई 2 फॉर्मेट में आता है। जब यहाँ पर पॉइंट होता है तो वो पाई एंगल बनाता है, जब पॉइंट यहाँ पर होता है तो वो 3 पाई बाई 2 एंगल बनाता है। ये सारे मैंने क्यों दिखाए, क्योंकि इनको, इनके वैल्यूज को यहाँ पे रख के देखेंगे कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैंने किया, पहले इसको लेके चलते हैं, या माइनस वाले को ले लेते हैं ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाए आपके पास। कोस ऑफ ए को मैंने रिप्लेस कर दिया पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 माइनस बी। ठीक है, जो ए है मैंने उसको रिप्लेस कर दिया पाई बाई 2 से। चलो देखते हैं वैल्यू क्या आती है, हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। कोस ऑफ पाई बाई 2 कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2 साइन ऑफ बी। ठीक है, बी एज इट इज रखा है, ए को मैंने रिप्लेस कर दिया पाई बाई 2 से। कोस ऑफ पाई बाई 2 0, साइन ऑफ पाई बाई 2 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या, ये साइन ऑफ बी। क्या एंगल बचा, साइन ऑफ बी। कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा टाइप का कुछ भी आए, थीटा कुछ भी हो, जब भी आपका ऐसा एंगल आए तो आपको क्या करना है, पहली बात कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो ये एंगल है वो एज इट इज यहां आएगा। अब यहां पे बात, दो कंडीशन आती है कि आप ये सोच रहे होगे कि मैडम अगर जो बी है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ना होके, मतलब एक्यूट एंगल ना होके अगर कुछ और एंगल हुआ तो, भाई एक्यूट एंगल ना हो कि कोई और बड़ा एंगल हुआ तो, बड़ा एंगल हुआ तो ये नेगेटिव फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि ये तो 90 है और 90 माइनस 90 से बड़ा एंगल ये नेगेटिव फॉर्मेट में आ जाएगा। बात समझ आ रही है, ये नेगेटिव फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर ये वैल्यू क्या लेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये याद रखना, जब भी ऐसा कुछ आता है, मान लो ये जो है ये कुछ इस तरीके से आ जाए, कोस ऑफ जो है पाई बाई 2 माइनस 110, मैंने बड़ी वैल्यू ले ली है। ठीक है, तो 110 जो है, पहले तो इसको हम तोड़ेंगे, किसमें तोड़ लेंगे, 110 को 90 प्लस 20 के अंदर। ठीक है, जैसे ही आप तोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और प्लस और माइनस 20, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा।
मतलब ये आपको ये जो एंगल है ना, ये ले देके चाहे किसी भी तरीके से तोड़ो, बट यहां पे जो एंगल आए कोशिश कीजिए कि वो एक्यूट एंगल के फॉर्म में ही आए, पहली कंडीशन। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इन फॉर्मूले को अप्लाई करें तो कोशिश कीजिए ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल के फॉर्म में लेके आ सको। जैसे ऐसे ये दे रखा है, मैंने इसको तोड़ लिया, तोड़ के मैं इसको, ये कैंसिल हो गया, ये -20 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ -20, और कोस ऑफ -20 कोस ऑफ 20 के इक्वल होता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो ये जो है ये एंगल एक्यूट एंगल की फॉर्म में ले आना, पहली बात तो ये। ठीक है, अब जब π/2 फॉर्मेट में आए, π/2 आ जाए या 3π/2 आ जाए या ये इस तरीके के जब एंगल आ जाए तो कोस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये याद रखना। क्यों होता है ये तो मैं सिर्फ याद करा रही हूं, क्यों होता है, क्योंकि जब आप उसमें वैल्यू पुट करते हैं, रटना नहीं है उसको, क्या आपको मालूम होना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछ ले कि π/2 या 3π/2 जब लेते हैं तो कोस साइन में या साइन कोस में बदल क्यों जाता है, जब ये बात आपसे पूछी जाए तो आपको मालूम होनी चाहिए ये बात कि वो इसलिए बदल जाता है क्योंकि जब फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करते हैं तो कोस π/2 या कोस 3π/2 जो होता है वो जीरो वैल्यू ले लेता है, और कोस क्योंकि जीरो बन जाता है तो सिर्फ साइन साइन का जो रहता है, जो पोर्शन रहता है जिसमें साइन अवेलेबल होता है वही बचता है। और ऐसे ही करके साइन वाले में जब करते हैं तब भी यही कंडीशन आती है कि कोस वाला जो होता है वो जीरो फॉर्मेट में चला जाता है और इसलिए वो चेंज होके आता है, साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो ये जो साइन आगे जो लिया हुआ है वो भी बदलेगा, अभी मैं बताऊंगी इसके बाद कि वो कैसे बदलेगा। अब जो है ये कोस की फॉर्म में तो आ गया, अब हम साइन की फॉर्म में निकालेंगे। हम क्या करेंगे, बी को जो है बी को रिप्लेस करेंगे, बी को अब रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करेंगे बी को किसमें, π/2 माइनस बी में रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, यहां पर रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी, कोस ऑफ π/2 माइनस ये रखेंगे इसकी जगह पे, बी को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, π/2 माइनस बी, विच इज इक्वल टू साइन बी के इक्वल आया था, साइन ऑफ π/2 माइनस बी। ये हमने रिप्लेस कर दिया बी की जगह पे। जैसे ही रिप्लेस किया ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, अंदर चला गया माइनस, π/2 से π/2 कैंसिल, क्या बचा बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ π/2 माइनस बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, कोस ऑफ बी के इक्वल। देखो यहाँ पे कोस ऑफ π/2 माइनस बी जो है साइन बी के इक्वल था, और यहाँ पे साइन π/2 माइनस बी जो है वो कोस बी के इक्वल हो गया। पहले तो मैं ये वैल्यूज निकाल के दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको ग्राफिकली बताऊंगी कि इनके जो मीनिंग है वो ग्राफिकली क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम प्लस की फॉर्मेट में निकालेंगे, π/2 के साथ प्लस करेंगे। अब हम तो प्लस की फॉर्मेट में, मैं एक बार थोड़ा सा रब कर देती हूँ इसको, अब हम इसको प्लस की फॉर्म में निकालेंगे। तो प्लस की फॉर्म में हमारा क्या आ जाएगा, कोस ऑफ π/2 प्लस बी, कोस ऑफ π/2 प्लस बी, ये फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का। ए की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, π/2। जैसे ही π/2 रिप्लेस किया, कोस π/2, कोस π/2 जीरो, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी जीरो। साइन π/2, साइन π/2 1, और साइन बी, तो क्या बचेगा ये माइनस साइन बी, ये आपके पास आएगा। क्लियर हो गया होगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे π/2 रखा है, यहाँ π/2 किया ये 0 हो जाएगा, यहाँ π/2 किया ये 1 हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस साइन बी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो है वो इसमें जो है वो हम फिर से रिप्लेस कर देंगे, जैसे हमने पिछले में रिप्लेस किया था ऐसे रिप्लेस कर देंगे। तो ये भी क्या बनेगा, साइन π/2 प्लस बी जो है वो आपका क्या आएगा, कोस बी, ये आएगा आपका पॉजिटिव। ये क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा अभी देखना आप। अब आप इससे जो है उस ग्राफ के ऊपर चलिए, ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या कर रही है, कोस ऑफ π/2 माइनस बी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि बी जो है वो आप कोई भी π/2 या पाई को वहां से एक्सट्रैक्ट करके बस इसको जो है 0 से 90 के बीच का एंगल ही बनाइए, इसको एक्यूट एंगल ही रखिए। अब आप यहां से इस एंगल के ऊपर देखिए, π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया। अब आप ग्राफ के ऊपर आइए, π/2 एंगल जब पॉइंट यहां पर पहुंचेगा तब वो π/2 एंगल बनाएगा,
ओरिजिन के साथ। ठीक है, ये पाई बाई 2 एंगल बन गया इसका, ये वाला एंगल जो है ये पाई बाई 2 एंगल बना दिया उसने। ठीक है, अब वो पाई बाई 2 में से माइनस कर रहा है, सबट्रैक्ट कर रहा है, तो सबट्रैक्ट करेगा तो ये जो पॉइंट है वो इधर आई मिलेगा आपको, यहां मिलेगा, ये पॉइंट इधर मिलेगा, ये पाई बाई 2 माइनस समथिंग माइनस बी, ये बी एंगल लगा लीजिए कि ये जो है ये बी एंगल है। अब ये क्या बच गया, पाई बाई 2 माइनस बी एंगल। ठीक है, तो पॉइंट कहां आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और कोस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, आगे साइन क्या है, पॉजिटिव, बट बिकॉज ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू जब हम फॉर्मूले के अंदर रखते हैं तो कोस वाले जो है वो 0 बन जाते हैं, इसलिए जो कोस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। आगे ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, लेकिन जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की वजह से ये पॉजिटिव आएगा, और जो एंगल जो है कोस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एंगल ये आपका जो एक्यूट एंगल है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है बात। अब दूसरे के ऊपर आते हैं, जब साइन के ऊपर बात आती है, साइन ऑफ दिस एंगल, और ये एंगल किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों ही क्या होते हैं, साइन कोस और टेन तीनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसने आगे साइन क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और पाई बाई 2 की वजह से जो है ये साइन जो है वो कोस में बदल गया, कोस में चेंज हो गया। ये मैंने आपको वैल्यू रख के और रिप्लेस करके बताई है आपको कि क्यों चेंज हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ साइन की जो आगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आता है ना, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूं कि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके में लेते हैं, बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट चेंज होने की वजह से वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इनको रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है आपको, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 होते ही कोस साइन में बदलेगा, साइन कोस में बदलेगा। आगे जो साइन है जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा वो डिपेंड करेगा कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो दोनों जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव आ गए हैं। अब अगली बात के ऊपर आते हैं, जो कोस है यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस बी, जैसे ही पाई बाई 2 के अंदर कुछ एंगल ऐड करेंगे, ऐड करते ही वो पॉइंट इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस जो है वो क्या होता है, नेगेटिव, कोस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एंगल है, ये जो नेगेटिव साइन है ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोस चला गया है, और कोस क्योंकि वहां पे नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, और कोस क्योंकि पाई बाई 2 की फॉर्म में आ रखा है इसलिए कोस को साइन में बदलना ही था, और ये जो है वो एक्यूट एंगल साथ आ जाता है। यहाँ पे इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज कहां पर होते हैं, कंफ्यूजन आपका पता है कहां पे आता है, कोस जो है साइन में बदल जाता है, ये आपके ध्यान में है कि भाई पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 लिया, कोस साइन में बदल गया, लेकिन आप क्या करते हो, साइन में करने के बाद ये एंगल देखा, ये एंगल देखा सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन में चेंज करने के बाद आपको ये ध्यान आता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, और आप यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल लगा देते हो, जबकि यहाँ पे इस साइन को नहीं देखना है, इस साइन के आगे जो है वो तो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगेगा, एक्यूट एंगल किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये जो है ये तो पॉजिटिव साइन लेगा ही नहीं। एंगल की जो है, एंगल जो है कहां देखना है, इस फंक्शन के ऊपर देखना है, ना कि इसके ऊपर जो चेंज होके आ गया है। चेंज सिर्फ इस पाई बाई 2 की वजह से होता है, बट पूरा जो एंगल जो आगे वाला जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन होता है वो इस पूरा एंगल इस फंक्शन की वजह से लेता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आप वैल्यूज के अंदर इसका कंफ्यूजन पक्का करोगे, पक्का हो जाती है आपसे ये गलती, तो इस बात का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट जो है देखो, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस बी, वो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, साइन क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सिंबल, और बिकॉज पाई बाई 2 लगा हुआ है तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आपको साइन देखना है, और उसके बाद जो चेंज होने वाला है उस चेंज होने वाले जो है उसको वैल्यू को साथ में रखना है। ठीक है बच्चों,
आई होप आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और समझ के आपको याद भी हो रही होंगी कि ये कैसे वैल्यूज बदलेंगे। या तो आप उस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्टली पुट करके निकाल लो, क्योंकि वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग सा हो जाता है। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और टाइम अगर बचाना है और आपको रटना नहीं है तो फिर आपको ये जो क्वाड्रेंट वाला जो मेथड है क्वाड्रेंट की फॉर्म में याद रखना है। और आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब π/2 या 3π/2 फॉर्मेट के आएंगे तो साइन कोस में और कोस साइन में बदल जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम साइन के फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं साइन a+b के फॉर्मूले की निकालने की। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप चाहो तो इन फॉर्मूले से ही ट्राई कर सकते हो। इन फॉर्मूलेज के अंदर ही वो फॉर्मूले में कुछ रिप्लेस करना है और खुद से आप एक बार अपना दिमाग लगा के और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। इससे आपका जो ब्रेन का जो पावर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है आप खुद से जब ट्राई करते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे साइन a+b का फॉर्मूला, साइन a+b। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला है साइन कोस π/2 माइनस b साइन b। अब मैं b को जो है यहाँ पे b के अंदर रिप्लेस कर, b को a+b से रिप्लेस कर दूं तो ये साइन a+b मैंने इधर लिख दिया है, इसको यहां रख दिया है, और इधर मैं जो है इसको रख दूंगी कोस ऑफ π/2 माइनस b को मैंने किससे रिप्लेस किया है, a+b से। सिर्फ एंगल चेंज किया है मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये एंगल चेंज करने के बाद यही रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं और हम जानते हैं कि ये होता है। ठीक है, अब इसको जो है इसको मैं लिख लेती हूँ कोस ऑफ π/2 माइनस a माइनस b। ये एंगल एक साथ लिख लिया और ये एंगल मैंने बाहर रख दिया। अब ये बन गया कोस a की जगह पे कौन आ गया, π/2 माइनस a माइनस b, कोस ऑफ a माइनस b। कोस ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ है, ये आपके पास फॉर्मूला है कोस ऑफ a माइनस b का। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोस ऑफ π/2 माइनस b कोस ऑफ b, सॉरी ये b नहीं आएगा, ये a आएगा, कोस ऑफ a की जगह पे क्या है हमारा π/2 माइनस a, ये रख दिया मैंने, और माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस a और साइन ऑफ b। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने रख दी हैं। अब कोस ऑफ π/2 माइनस a, कोस ऑफ π/2 माइनस b, ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a। ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a, और ये कोस ऑफ b प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस a, साइन ऑफ π/2 माइनस b, ये क्या बन जाता है, कोस b। तो यहाँ पे a है तो ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ a, और ये जो है ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ b। ठीक है, तो ये जो है ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। साइन ऑफ a+b जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। निकला कैसे, ये आपको मैंने बता दिया है कि इस तरीके से निकाल लिया, रिप्लेस किए हैं, एंगल रिप्लेस किए हैं और कुछ भी नहीं किया है। याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि साइन के अंदर जो है पहला एंगल साइन के साथ आएगा, दूसरा एंगल कोस के साथ आएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। यहाँ पे जो है साइन चेंज नहीं होता, जैसे कोस के अंदर चेंज होता है वैसे यहाँ नहीं होता है। और फिर दोबारा जो है जो पहला एंगल जो साइन के साथ आया था वो तो कोस के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और जो कोस के साथ आया था वो साइन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास साइन की वैल्यू, साइन का जो है फॉर्मूला आ गया है। अब यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला इसके इक्वल आ गया है। अब b को जो है वो मैं माइनस b में रिप्लेस कर दूंगी तो मेरे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि क्या बनेगा, साइन ऑफ a कोस ऑफ b माइनस कोस ऑफ a और साइन ऑफ b। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, जहां पे प्लस था वहां पे माइनस का साइन आ जाएगा और बाकी वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला तो इजाद हो गया है। अब आगे की वैल्यूज देखते हैं, जैसे ये देखिए वैसे ही और वैल्यूज देखते हैं वो कहां पर किस तरीके से लें। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे जब π/2 माइनस b किया आपने, वैल्यू पता चल गई। अब हम देखते हैं कि पाई माइनस b करेंगे तो क्या आएगी, कोस ऑफ पाई माइनस b। ठीक है, अब ये पाई माइनस b किया, वैल्यू के अंदर रखो, कोस ऑफ a माइनस b आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, कोस ऑफ पाई यहां पे रखेंगे, कोस ऑफ पाई
ये क्या बनेगा, कोस ऑफ पाई कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ पाई साइन ऑफ बी। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दी, कोस ऑफ पाई -1 और साइन ऑफ पाई 0, तो ये तो खत्म हो गया, ये क्या आ गया, माइनस कोस ऑफ बी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कोस ऑफ पाई माइनस बी जो है माइनस कोस ऑफ बी बना है। अब यहां पे देखो, देखो पाई बाई 2 किया था तो कोस साइन में बदल गया था, लेकिन जब पाई किया तो कोस कोस में ही रहा, नहीं चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ जब वैल्यू डाली तो कोस ऑफ पाई -1 बन गया और जिसकी वजह से ये कोस वाली वैल्यू है वो रह गई, और बिकॉज ऑफ साइन पाई जो है वो 0 होता है, साइन वाला जो ये वैल्यू जो थी वो सारी 0 में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से कोस कोस में ही रहा, कोस साइन में नहीं बदला। किसकी, कब, जब पाई आएगा। तो यहां से हमें ये पता चलता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, कुछ भी पाई की फॉर्मेट में कुछ भी रहे, कोस हमेशा कोस में ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आगे का साइन जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वाड्रेंट में कौन से में गया है, वो क्वाड्रेंट वाला मैं फिर से बताऊंगी आपको। तो ये तो कोस कोस में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, कब, जब पाई के मल्टीपल की फॉर्मेट में एंगल आपको दिखाई देगा तब, माइनस लिखा हुआ होगा तब। ठीक है, अब ऐसे ही करके हम दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कोस ऑफ पाई प्लस बी। जब यहां पे बी किया, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो कोस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ पाई साइन ऑफ बी, साइन ऑफ पाई 0, कोस ऑफ पाई -1, ये फिर से क्या आ जाएगा, माइनस कोस ऑफ बी, सेम वैल्यू ले रहा है। ठीक है, साइन भी वही ले रहा है, क्यों ले रहा है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अब आप क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाइए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब कोस ऑफ पाई माइनस बी, पाई को कहां पर होते हैं, जब पॉइंट यहां पर आएगा तब इसके साथ जो है एंगल कितना बनाएगा, ये पाई एंगल बनाएगा, पाई माइनस समथिंग, पाई के अंदर से कुछ आप घटाएंगे तो ये पॉइंट कहां चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, ये आपका पाई माइनस बी बनेगा, जहां पर ये आपका बी एंगल कहलाएगा, तो ये पाई माइनस बी एंगल हो जाएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव आ गया, और फॉर्मूले की वजह से वो है कोस जो है कोस में ही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। कोस ऑफ पाई प्लस बी जब आपने किया, ये वैल्यू ली पाई प्लस बी, पाई के अंदर जैसे ही आपने बी ऐड किया तो ये जो है ये नीचे की तरफ चला गया, और ये जो है ये पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया, ये बी एंगल जैसे ही आपने इंक्रीज किया, पाई प्लस बी किया, ये किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। कोस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव साइन आ गया, कोस को कोस में ही रख दिया। कुछ भी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ होगा उस एंगल से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा साइन लेगा। सिर्फ याद इतना रखना है कि पाई की फॉर्मेट में आए तो कोस कोस में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, सिंबल देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट कहाँ है, बस, कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कोस की फॉर्म में आ गया। अब सेम हम साइन की फॉर्म में देखेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, पाई माइनस बी, साइन ऑफ पाई, ए की जगह पे क्या रखा है, पाई, पाई रखते ही साइन ऑफ पाई 0, ये खत्म। कोस ऑफ पाई रखेंगे -1 और बाहर माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, क्या आएगा, साइन बी, तो ये क्या बनेगा, साइन बी। अब देखो ग्राफ के ऊपर जाओ, पाई माइनस बी, क्वाड्रेंट कहां पे पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, याद करने की जरूरत नहीं, और साइन जो है साइन के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है, ये मैंने बता ही दिया था आपको, फॉर्मूले से आपको पता ही चल गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, साइन ऑफ पाई प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी के अंदर ए की जगह पे क्या रख दो, पाई, साइन पाई 0, ये खत्म, कोस पाई माइनस क्या बचेगा, माइनस साइन पाई साइन बी, कोस पाई -1 माइनस का साइन बी बचेगा, साइन पाई प्लस बी थर्ड क्वाड्रेंट, साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव साइन ले आया। फॉर्मूले से आपको साइन ये वैल्यू का पता चल जाता है, आप चाहो तो फॉर्मूले के अंदर डाल के याद रख लीजिए, डाल के रखेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आप एक तरफ आप डाल के देखेंगे फिर वैल्यू निकालेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है,
तो टाइम कंज्यूम ना हो आपके लिए, इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पाई की फॉर्म में दिया हुआ है, क्वाड्रेंट देखना है, साइन क्या लेगा ऐसे देख के, और फिर जो है साइन जो है पाई के मल्टीपल में है तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा। ठीक है बच्चों, देखो सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं आपको, और बाई ग्राफिकली बता दिए हैं कि वो ग्राफ में कहां जाएगा और कैसे साइन लेगा ये, और ये भी बता दिए हैं मैंने आपको। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब इसके बाद जो है ये पाई का तो आ गया, पहले हमने पाई बाई 2 का किया था, माइनस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस किया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमने पाई का किया, माइनस किया, पाई माइनस बी किया सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस बी किया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम बात करेंगे 3 पाई बाई 2 के ऊपर। अब आप खुद निकालना सीख जाओगे, आप फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप वीडियो पॉज करके आप खुद ही कमेंट बॉक्स में बताओ, कोस ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस बी, 3 पाई बाई 2 माइनस किया थर्ड क्वाड्रेंट में, कोस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव 3 पाई बाई 2 फॉर्मेट का नंबर आ गया, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, और एंगल कितना है बी, ये आ जाएगा आपके पास, कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस बी, 3 पाई बाई 2 यहां पे प्लस बी किया फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेगा, और कोस 3 पाई बाई 2 फॉर्मेट का होता है वो किसमें बन जाएगा साइन, और बी एंगल इसके साथ आ जाएगा, तो पॉजिटिव साइन बी एंगल बच जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही करके हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे हम क्या क्या करेंगे, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस बी, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस बी किया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव, और साइन क्योंकि 3 पाई बाई 2 फॉर्मेट का है तो कोस में बदल जाएगा और एंगल वही आ जाएगा। फिर आती है बात साइन 3 पाई बाई 2 प्लस बी फॉर्मेट की, ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, ये फिर से नेगेटिव आएगा, और क्योंकि पाई बाई 2 फॉर्मेट का है तो साइन कोस में बदल जाएगा। ठीक है, अपनी रफ कॉपी के अंदर आप खुद एक तरफ ये ग्राफ बनाइए, एक तरफ वो वैल्यूज लिखिए, एंगल बनाइए, ऐसा आएगा तो कौन सी वैल्यू लेगा, ऐसा आएगा तो कौन सी वैल्यू लेगा, खुद से एक बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस करने से डायरेक्टली आपको याद हो जाएंगे। फॉर्मूले के अंदर रखने की वैल्यूज को जरूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको रख के बताई है कि वो वैल्यू कैसे निकलती है, वो फॉर्मूले की हेल्प से मैंने निकाल के दिखा दी है। बाई ग्राफिकली डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, विजुअलाइज हो जाना चाहिए, ये जो फॉर्मूले हैं वो ग्राफ के अंदर विजुअलाइज हो जाने चाहिए कि ये है, ये एंगल है, ये उस क्वाड्रेंट में चला गया है, उस क्वाड्रेंट में तो ये साइन जो है वो उस तरीके का लेता है, और बिकॉज ऑफ पाई बाई 2 है तो वो चेंज हो जाएगा, पाई है तो वो चेंज नहीं होगा। ये चीजें आपको डायरेक्टली याद हो जानी चाहिए। ठीक है, रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर आपने समझ रखा है ना कोई भी कंसेप्ट, बेटा अगर कोई भी कंसेप्ट आपने समझ के याद कर रखा है वो आपका बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, और अगर आपने याद नहीं कर रखा, सिर्फ और सिर्फ आपने रट रखा है, क्रैमिंग कर रखी है उसकी, तो क्रैम की हुई चीज जो होती है ना वो बहुत शॉर्ट टाइम तक याद रहती है, याद तो रहती है बट बहुत कम टाइम तक। जैसे ही आप वो एग्जाम जो है वो एग्जाम जैसे ही आपने क्वालिफाई किया या अच्छे मार्क्स गेन किए, उसका कुछ टाइम पीरियड निकला और आप वो सब कुछ भूल जाते हो। इसलिए चीजों को समझो, डीपली समझो, और समझ के उनको फिर याद करने की कोशिश करो, याद रखने की कोशिश करो, और ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगी मैथ्स के अंदर आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से और ग्राफ की मदद ले लेकर प्रैक्टिस करने से आपको चीजें विजुअलाइज होनी शुरू हो जाती हैं कि ऐसा है, इसके अंदर कुछ दिखना शुरू हो जाता है, और वो दिखना चाहिए आपको। आप एक चीज नोटिस करना, कोई भी बुक्स आप उठा के देखना और उन बुक्स के अंदर देखना, बहुत बढ़िया ऑथर्स की अगर बुक होगी ना तो उस बुक में कभी कोई ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। यूं ही किसी ने राइट कर रखी है, उसमें हो सकता है आ भी जाए, लेकिन बहुत अच्छे ऑथर्स की जो बुक होंगी ना उनमें आपको कहीं भी ट्रिक नहीं मिलेगी। क्यों नहीं बताते? क्या वो बुक लिखने वाला जो इतना पढ़ा लिखा बंदा है, क्या उसको ट्रिक नहीं पता है? उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर बच्चे को ट्रिक वाइज कुछ करवाया गया
तो वो शॉर्ट टर्म तक याद रहेगा, उसके बाद वो बच्चा भूल जाएगा। इसलिए वो ट्रिक्स पर फोकस नहीं करते हैं, वो गहराई पर फोकस करते हैं, वो गहन जो आपकी डीप नॉलेज है उसको बढ़ाने पर फोकस करते हैं। इसलिए अपनी डीप नॉलेज को बढ़ाइए ताकि वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहे वो नॉलेज। ये शॉर्ट टर्म की जो चीजें हैं ना, ये आपको याद नहीं रह पाएंगी। इसलिए रट्टू तोते मत बनिए, गहराई से चीजों को समझिए, नॉलेज लीजिए, पहले उस चीज को समझिए और फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाए। ट्रिक्स की तरफ कम जाइए। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जाओ ही मत, थोड़ा बहुत एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के आसपास जो है एक आधी ट्रिक्स आपको पता चलती है, ठीक है, उनका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन ट्रिक्स का इस्तेमाल तब कीजिए जब उस कंसेप्ट के पिछली जो गहरी नॉलेज है वो आपको अच्छे से पता हो, तो जाइए, अदरवाइज मत जाइए। ठीक है बच्चों, अब हम ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के बाद जो हमने कहां तक कर लिया, हाँ 3π/2 तक हमने कर लिया। अब बात आ गई 2π के ऊपर। ये 3π/2 का तो काम हो गया हमारा। अब बात आ गई 2π के ऊपर। 2π के ऊपर और निकाल के देख लेते हैं, यहीं पे मैं करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे ही आप 2π करेंगे, cos ऑफ 2π माइनस बी, 2π यहाँ है, माइनस बी किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, cos ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगा, प्लस cos बी। क्यों आएगा, जैसे ही आप cos 2π करेंगे, यहाँ पे भी 2π करेंगे, sin 2π 0, cos 2π +1 होता है। cos 2π क्या होता है, +1 होता है, क्योंकि cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा +1 होता है। ये मैं पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ सारी वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपका cos b बच जाएगा। वहां से आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, वो cos ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 2π करेंगे, 2π + b, 2π रखा 1, ये भी पॉजिटिव आएगा। 2π + b, 2π के अंदर जैसे ही b करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, वैसे पता है आपको। साइन ऑफ 2π माइनस b, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये साइन क्या लेगा, नेगेटिव। साइन ऑफ 2π + b, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 2π + b क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, साइन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 2π है तो साइन में ही रहेगा। अब हो गया, हाँ 2π वाले हो गए हमारे पास, यही 4 फॉर्मूले। ठीक है, आई होप यहां तक का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बहुत अच्छे 2 क्वेश्चंस करवाती हूँ और उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, आप कहाँ गलती करते हैं उस गलती को भी नोटिस कीजिए। हाँ तो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आनी है कि क्या वैल्यू आएगी। आपको डायरेक्टली दिख भी रहा होगा, cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। फॉर्मूला किसका होता है, cos ऑफ a प्लस b, तो 2π/3 प्लस π/4, ये इसका फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहां आ गए आप cos, एल्शियम ले लीजिए, एल्शियम आ जाएगा 12, 8π प्लस 3π, ये बन गया आपके पास cos ऑफ 11π/12। ठीक है, जैसे ही ये एंगल आता है ना, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। आपको अच्छे से पता है पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 180। एक रफ साइड में आप पहले तो इस एंगल को देखिए कि एंगल है कितना, तो 11π/12 है वो आपका क्या है, 11 × 180/12। ठीक है, इसको जैसे ही आप कट पिट करेंगे तो ये 165 आएगा। ठीक है, ये वाला एंगल बन के आएगा, तो ये एंगल है आपका cos ऑफ 165 डिग्री। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से तोड़ सकते हैं आप, या तो 180 माइनस समथिंग में कर लीजिए, या क्या हो सकता है, cos ऑफ 180 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, इस तरीके में लिख सकते हैं ना हम इसको, 165 को cos ऑफ 180 माइनस 15, ये लिख सकते हैं। मैं दोनों फॉर्मूले की हेल्प से कराऊंगी आपको, दोनों तरीके से, कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों में सेम वैल्यू आएगी। या फिर दूसरा हम इसको क्या कर सकते हैं, cos ऑफ 90 प्लस 75, यही होगा 90 + 75, हाँ बिल्कुल ठीक है।
कोस ऑफ 90 प्लस 75, ये आपने कर दिया। अब कोस ऑफ 90 प्लस 75, 90 प्लस 75 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस साइन ऑफ 75, ठीक है। और इधर जब इसको देखेंगे तो ये 180 माइनस 15, 180 माइनस 15 कौन से क्वाड्रेंट में? ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। और कोस क्या होता है वहां पे? माइनस ऑफ, और कोस में ही रहेगा कोस ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। यहां पे कोस जो है कोस में ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे जो है कोस 90 की वजह से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस नेगेटिव साइन लेगा साथ में। और ये एंगल जो है वो दोनों में चेंज हो गया, वहां पे 15 एंगल में है, यहाँ पे 75 में। अब इसको क्या करेंगे? साइन ऑफ, इसको हम तोड़ लेंगे। इसको ऐसे एंगल्स में तोड़िए जिनकी वैल्यूज आपको पता हो। ये एक्यूट एंगल तो आ गया आपके पास, एक्यूट एंगल का बोला था मैंने, एक्यूट एंगल के अंदर लेके आना। 90 से कम वाला एंगल तो आ गया आपको पास, लेकिन अब आपको साइन 75 की वैल्यू नहीं पता, तो इसको आपको ऐसे एंगल्स में तोड़ना है जिनकी वैल्यूज आपको पता हो। तो आपको पता है कि जो आपके पास जो वैल्यू है 45 और 30 की वैल्यूज आपको पता होती है, और 45 और 30 से ये 75 बन जाएगा, तो 45 प्लस 30, ठीक है। अब ये हो गया साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो क्या बनेगा? साइन ऑफ 45 इंटू कोस ऑफ 30 प्लस कोस ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ 30। ये आ गया? क्लियर है? ये वैल्यू आ गई। अब माइनस ऑफ साइन 45 1/√2 कोस 30 आपका कितना होता है? इंटू √3/2। ये कोस 45 1/√2 और साइन ऑफ 30 ये 1/2। तो ये वैल्यू क्या बनेगी? माइनस ऑफ √3 + 1 √3 + 1 ओवर 2√2। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आएगी। ये भी ऐसे ही आएगी, माइनस ऑफ कोस ऑफ 15 लिखा हुआ है, 15 कैसे हो जाएगा? 45 माइनस 30, ये आपका 15 हो गया। कोस ऑफ a माइनस बी, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, माइनस ऑफ कोस ऑफ 45 कोस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 30, ठीक है। सारी वैल्यूज रख देंगे। माइनस ऑफ कोस ऑफ 45 1/√2, कोस ऑफ 30 √3/2 प्लस साइन ऑफ 45 1/√2 और साइन ऑफ 30 1/2। ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ √3 + 1 ओवर 2√2। ये भी वही वैल्यू है, ये भी वही वैल्यू है, सेम वैल्यू आ गई। तो आपको जो सही लगे वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे, दोनों ही सही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है मैंने सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास कोस अल्फा की वैल्यू दे दी, कोस बीटा की वैल्यू दे दी, और उसने कह दिया कि अल्फा बीटा जो है दोनों एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। और कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करके लानी है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन को देखकर इतना तो माइंड में आ रहा होगा कि ये एंगल्स का सब्ट्रैक्शन किया हुआ है और हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, या तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूले से निकाला जाए या फिर कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से निकाला जाए। ये दोनों हमारे पास फॉर्मूले मौजूद हैं। भाई इससे मैं कोई वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, वहां पे कोई वैल्यू आएगी और उसको मैं ये दिखा दूं कि साइन ऑफ सम एंगल थीटा के इक्वल है, या मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं और इसको मैं ये दिखा दूं कोस ऑफ थीटा सम एंगल के साथ ये इक्वल है, ठीक है। अगर मैं ये दिखा दूं तो मैं दोनों तरफ जो है साइन इनवर्स अप्लाई कर दूं और मैं खुद से ये कह दूंगी कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो थीटा के इक्वल है, चाहे मैं इस इक्वेशन से कह दूं या मैं इस इक्वेशन से, दोनों से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? इतनी बात हमारे माइंड में क्वेश्चन को देख क्लियर हो गई है। अब दोनों ही फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए
कोस अल्फा और कोस बीटा की तो वैल्यू है हमारे पास, अब हमें साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू और चाहिए। तो सबसे पहले साइन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये स्क्वायर यहां से हटाएंगे, ये स्क्वायर रूट यहां लग जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 13 का स्क्वायर ओवर 14 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू डाल लेंगे। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 13 का स्क्वायर 169 ओवर 14 का स्क्वायर, ये मैं स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए रख रही हूं ताकि स्क्वायर रूट से बाहर आए तो ये स्क्वायर हट जाए। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू इसलिए लिखी है क्योंकि हमें वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो स्क्वायर की फॉर्म में थोड़े ना आ जाएगा, तो इसलिए मुझे चाहिए। तो ये जो है ये वैल्यू क्या निकल के आएगी √27 ओवर ये 14 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 14 बच जाएगा। ये क्या होगा 9 मल्टीप्लाई 3 ओवर 14, 9 को क्या लिख देंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में, 3 बाहर आ जाएगा 9 से, 3√3 ओवर 14। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, साइन अल्फा की वैल्यू। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोस बीटा की वैल्यू है, साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा मतलब 1 ओवर 7 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 1 ओवर 7 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48 ओवर 7 स्क्वायर। और ये आपके पास क्या बनेगी 4 मल्टीप्लाई, यही होगा, हाँ यही होगा, ये 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो 7 बाहर आ जाएगा। 7 यहां से क्या आएगा 4 बाहर आ जाएगा, 4√3 ओवर 7, ये आपके पास वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू आपके पास निकल के सामने आ गई हैं। साइन बीटा वो हो गया है, साइन अल्फा जो है ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई है। अब हम दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ, दोनों फॉर्मूले एक साथ करके देखेंगे और फिर देखेंगे वैल्यू क्या आती है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब हम सबसे पहले जो है ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करके देखेंगे। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा माइनस कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ठीक है, जो भी वैल्यूज आ रखी हैं वो सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल देंगे। साइन ऑफ अल्फा 3√3 ओवर 14 मल्टीप्लाई कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ बीटा क्या है हमारे पास 1/7 माइनस कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ अल्फा क्या है 13/14 मल्टीप्लाई साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा क्या है 4√3 ओवर 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3√3 ओवर 3√3 माइनस 68 48 √3 ओवर 14 मल्टीप्लाई 7, ये ठीक वैल्यू है 13 अच्छा 52, ये आएगा आपका 52√3 और ये आएगा माइनस ये कितना बचेगा 49√3 ओवर 14 मल्टीप्लाई 7, और ये 7 से 7 और 7 2, ये वैल्यू आएगी आपकी -√3/2। ठीक है, यहां पे क्या आया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है -√3 आया, -√3/2 आया। अब जो ये वैल्यू जो है साइन ऑफ, मैं यहां लिख देती हूँ, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपका आया -√3/2। अब √3/2 जो है वो कहां पर लेता है साइन, वो कहां लेता है माइनस साइन π/3 के ऊपर। 60 जो होता है साइन ऑफ 60 वो √3/2 होता है, मैंने माइनस साइन साथ में लगा दिया। अब माइनस साइन ऑफ x ये किसके इक्वल होता है साइन ऑफ -π/3 के इक्वल। तो दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल है -π/3 के इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू हमारे पास ये आई। अब हम अप्लाई करेंगे कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई। अब हम अप्लाई करेंगे कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा को, वो क्या होगा कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा माइनस
सॉरी माइनस नहीं, प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। कोस ऑफ अल्फा 13/14, कोस ऑफ बीटा 1/7 प्लस साइन ऑफ अल्फा 3√3/14 मल्टीप्लाई साइन ऑफ बीटा 4√3/7, ठीक है। वैल्यूज आ गई। अब ये बन जाएगा 13/14 मल्टीप्लाई 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 12 और 12 36 36/14 मल्टीप्लाई 7 और ये आ जाएगा आपका 49/14 मल्टीप्लाई 7 7 7 7 2, ये आएगी वैल्यू 1/2। और कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपका क्या आ गया 1/2, और 1/2 वैल्यू कोस कहां लेता है, कोस ऑफ π/3 के ऊपर। कोस π/3 क्या होता है आपका 1/2। यहां से इस इक्वेशन से आपको क्या पता चला कि कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो कोस ऑफ π/3 आ रहा है, ये आपका आ रहा है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपका क्या आ रहा है π/3। ये क्या हुआ, आज तक तो हमने ऐसा देखा ही नहीं। ये वैल्यू कैसे आ गई कि दोनों फॉर्मूले सही अप्लाई किए, सही अप्लाई करने के बाद वैल्यू दोनों अलग अलग कैसे आ रही हैं, वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। आज तक आपने यही देखा है ना, मैंने जो पिछला क्वेश्चन करवाया था वहां पे भी मैंने दो अलग अलग वैल्यूज निकाली थी, किया था ना मैंने। कोस ऑफ 180-15 भी किया था, और मैंने माइनस ऑफ साइन 75 की हेल्प से वो वाला भी निकाला था 45 + 30 करके। मैंने दो अलग अलग तरीके से निकाला था वैल्यू, लेकिन वैल्यू तो दोनों सेम आई थी। बट यहाँ पे जो है फॉर्मूला सही अप्लाई करने के बावजूद एक अल्फा माइनस बीटा आ रहा है -π/3 और दूसरा आ रहा है अल्फा माइनस बीटा π/3, तो वैल्यू कौन सी सही है। आपकी बुक्स के अंदर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ले रखी है π/3, जबकि ये वैल्यू गलत है। क्या है ये गलत वैल्यू है। वैल्यू कुछ बुक्स में, मुझे नहीं पता सभी बुक्स में ऐसा है, बट मैंने जो बुक पढ़ी थी उसके अंदर जो अल्फा माइनस बीटा जो है वो π/3 ले रखा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। अब आप ध्यान से देखो एक बार, यहां इस फॉर्मूले पर देखो, कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपका कोस π/3 आया है, ठीक है। कोस जो है वो आपको ये बात अच्छे से पता है, कोस ऑफ π/3 भी वही वैल्यू लेगा और कोस ऑफ -π/3 भी वही वैल्यू लेगा। ये बात आपको अच्छे से पता है। क्यों, क्योंकि कोस जो है रोटेशन की वजह से वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो आपको ये बात पता है कोस ऑफ π/3 जो है कोस ऑफ -π/3 दोनों सेम वैल्यू लेंगे। बट हमें कैसे पता कि यहाँ पे -π/3 आना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी आ गया, हमें कैसे पता, पता है। क्वेश्चन पे पहुंचो। यहां बच्चे ना सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहां पे ये कोस वाले फॉर्मूले से निकाला, ये वैल्यू आ गई π/3, यहां तक निकाल के आ जाएंगे, या फिर साइन वाला यूज किया तो ये कर लिया, बट पता नहीं है। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि ये तो π/3 दे रहा है, वो -π/3 दे रहा है, तो क्यों है वो नहीं पता। क्वेश्चन के ऊपर पहुंचो। सारा जो किस्सा होता है ना, सारी जो पहचान होती है वो क्वेश्चन के अंदर लिखी होती है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कोस ऑफ अल्फा 13/14 लिखा हुआ है, कोस ऑफ बीटा जो है 1/7 लिखा है। कोस ऑफ अल्फा जो है वो 13/14 है, और कोस ऑफ जो बीटा है, कोस ऑफ बीटा जो है मैं उसको ये लिख सकती हूँ 2/14। 1/7 को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया मैंने। अब आप इन दोनों वैल्यूज को देखो, इतनी बात तो क्लियर है आपको कि 13/14 जो है वो बड़ी वैल्यू है 2/14 से। तो इसका मतलब ये हुआ कोस ऑफ अल्फा जो है वो बड़ा है कोस ऑफ बीटा से। अब आप ध्यान से देखिए, और अल्फा और बीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, लिख रखा है उसने, अल्फा और बीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। अब ग्राफ के ऊपर आइए। ग्राफ जब आप कोस का जब आप ग्राफ देखते हैं, ये आपका 0 होता है, ये आपका π/2 होता है। कोस का ग्राफ जो होता है 0 के ऊपर कोस जो है अपनी 1 वैल्यू अटेन करता है, 1 से ऐसे नीचे जाते हुए ये आपका π/2 इस तरीके से लेता है। यही तो होता है आपका ग्राफ। ये π/2 यहाँ पे -π/2 होता है, और ये आगे इस तरीके से चलता है। ये यही तो ग्राफ होता है आपका, जो कोस का ग्राफ होता है। ग्राफ के ऊपर ध्यान दीजिए,
जो अल्फा और बीटा है वो 0 से π/2 के बीच के एंगल हैं, ठीक है। और कोस ऑफ अल्फा जो है वो बड़ी वैल्यू ले रहा है, तो कोस ऑफ जो अल्फा जो एंगल है वो यहाँ पे मिलेगा। अल्फा अल्फा जो है वो बड़ी वैल्यू ले रहा है, ये आपकी बड़ी वैल्यू आ गई, ये आपकी बड़ी वैल्यू है। और कोस ऑफ बीटा जो है वो छोटा है, छोटा है तो बीटा यहाँ मिलेगा, बीटा यहाँ मिलेगा आगे, ये बीटा है, ये आपका एंगल बीटा, ठीक है। ये है कोस ऑफ अल्फा और ये है आपका कोस ऑफ बीटा यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से आप ध्यान से देखिए, यहां से जो है अल्फा जो है छोटा है, कोस ऑफ अल्फा बड़ा है कोस ऑफ बीटा है से, बट यहां पे जो है अल्फा छोटा है बीटा से, अल्फा जो है वो लेस देन है बीटा से। ग्राफ से क्लियर हो गया आपको कि अल्फा जो है वो छोटा है बीटा से, अल्फा छोटा है बीटा से, तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो लेस देन क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब ये अल्फा माइनस बीटा क्या मिलेगा, नेगेटिव। वैल्यू क्या रहेगी, ये सही है, ये वाली वैल्यू गलत है। ये इसका रीजन है। और जो आपको कहां से पता चला, ग्राफ से पता चला। बुक जो थी, जो बनाने वाले ने फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू तक पहुंच गया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसने भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने बुक में भी गलत वैल्यू को छाप रखा है, ठीक है बच्चों। आपको ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं बार बार आपको इन ग्राफ की मदद लेना सिखाती हूँ कि ग्राफ की मदद लीजिए। आपकी जो सारी बातें हैं वो क्वेश्चन के अंदर होती है, और क्वेश्चन से ही ये बातें निकल के आती हैं कि कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी वैल्यू गलत है, ठीक है। और इस तरीके से अगर आपको ग्राफिकली अगर पहचान है, मुझे पहचान थी इसलिए मैंने उस बुक की गलती को देख लिया कि बुक में गलत क्या हुआ है, मुझे पहचान थी उस ग्राफ की, और मैंने क्वेश्चन को जब दोबारा से रीड किया और मैंने पहचान की, क्योंकि उस बुक में जो था वो कोस का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था, मैंने उसको साइन के फॉर्मूले में अप्लाई करके देखा, मैंने देखा वैल्यू तो अलग आ रही है, वैल्यू अलग आ रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने दोबारा चेक किया, मैंने कहा मुझे हो सकता है मैंने कुछ गलती की हो, बट मैंने कुछ नहीं गलत किया, सही वैल्यू निकाल के लेके आ रही हूँ, फिर भी गड़बड़ आ रही है। फिर मुझे समझ में आया कि क्वेश्चन के ऊपर पहुंच, फिर मैं क्वेश्चन के ऊपर वापस पहुंची, फिर मैं ग्राफ के ऊपर पहुंची, और फिर मुझे पता चला कि ये रीजन है इसका, इसलिए ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो सही है, ये पॉजिटिव वाला जो एंगल है वो गलत है, और बिकॉज ऑफ ये रीजन है आपके सामने, ठीक है बच्चों। आई होप आपको आज का लेक्चर बड़ा ही मजेदार लगा होगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे एफर्ट्स को जाया मत जाने दिया कीजिए, लाइक किया कीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी सारी नॉलेज हो सके, और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आपका सपोर्ट मेरे लिए इतना सपोर्ट मुझे मिले कि मैं आपके लिए और बेहतरीन चीजों को लेकर आ सकूं, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।